Hello students, today's first topic is pressure in fluids. All of you must be aware of the term pressure by now. Now pressure, as you know, is force per unit area and the formula is P is equal to F by A. Now in today's lecture we are going to learn about fluids. As you know, water is a liquid. When we pour some water on a table, it flows. Air is a mixture of different gases. Air also flows from one place to another. तो जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर जो है वो एक लिक्विड है. अब जब हम वाटर को किसी टेबल या किसी और सरफेस के ऊपर डालते हैं तो वाटर फ्लो करता है. इसी तरीके से जो एयर है, जो कि अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होती है, वो भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकती है. So those substances which can flow easily are called fluids. यानी वो substances जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं उनको हम साइंस में fluids कहते हैं. All the liquids and gases are fluids. यानी जितने भी liquids हैं और gases हैं, इन सब को हम fluids कहते हैं. We know that solids exert pressure on a surface due to their weight. Solids जो हैं वो अपने weight की वजह से किसी भी surface के ऊपर एक pressure exert करते हैं. For example, if you are standing on a surface, then due to your body weight, a pressure gets exerted on the surface. यानी अगर आप किसी surface के ऊपर खड़े हैं तो आपके body weight की वजह से उस surface के ऊपर एक pressure exert होगा. Fluids also have weight. जो fluids होते हैं उनका भी अपना एक weight होता है. So fluids also exerts pressure on the container in which they are enclosed. अब देखिए, जब fluids होते हैं, fluids को रखने के लिए हमको containers की ज़रूरत पड़ती है. तो जिस container में हम fluid को रखते हैं, ये fluid उस container के ऊपर भी एक pressure exert करते हैं. A fluid exert pressure in all directions, even upwards. तो जो fluid हैं, जब मैं fluid की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि हम लिक्विड और गैसेस दोनों की बात कर रहे हैं. तो जो फ्लूइड हैं वो हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, यहाँ तक कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लूइड्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज buoyancy. When an object is placed in a liquid, the liquid exerts an upward force on it. आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर रखते हैं, उसके अंदर इमर्स करते हैं, तो जो लिक्विड है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाता है, यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वाटर एंड वाटर इज, एज यू नो, अ लिक्विड. नाउ इन दिस वाटर वी हैव प्लेस्ड अ पीस ऑफ cork. We are holding a piece of cork under the surface of water by applying the force of our thumb. इस पानी में हमने क्या किया हुआ है, एक लकड़ी के टुकड़े को, एक कॉर्क को अपने अंगूठे से दबा करके रखा हुआ है. तो जब तक हम अपने अंगूठे से इसके ऊपर फोर्स लगाते रहेंगे तब तक ये कॉर्क पानी के सरफेस के नीचे रहेगा. जैसे ही आप इस फोर्स को रिमूव करते हैं, जैसे ही आप अपना अंगूठा इस कॉर्क से हटाते हैं, सो दिस कॉर्क सडनली राइजेस टू द सरफेस ऑफ द वाटर. तो जैसे ही आपने अपना अंगूठा हटाया तो ये जो कॉर्क है ये पानी के सरफेस पर, उसकी सतह पर आ जाता है. इट सीम्स, और यू कैन से इट अपीयर्स एज इफ एन अपवर्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस कॉर्क. यानी हमको यहाँ से ऐसा लगता है कि इस कॉर्क के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है. इसी वजह से तो ये पानी के नीचे था, वहां से पानी के सरफेस पर आ गया. इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई अपवर्ड फोर्स लगी होगी, तभी तो ये नीचे से ऊपर आ गया, जैसे ही हमने फोर्स रिमूव कर दी. लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल. सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन वाटर. नाउ इफ यू ट्राई टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर, इट विल अपीयर लाइटर टू यू. यानी अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट आपको हल्का महसूस होता है. बट इफ यू ट्राई टू लिफ्ट द सेम ऑब्जेक्ट इन एयर,
इट अपीयर्स और इट सीम्स टू बी हैवियर टू यू। तो जब आप इस ऑब्जेक्ट को हवा में लिफ्ट करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आपको भारी लगता है। दिस मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट वॉज इनसाइड द वाटर एन अपवर्ड फोर्स वॉज एक्टिंग ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ऑब्जेक्ट को पानी में उठाया था तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लग रही थी, और इस अपवर्ड फोर्स की वजह से ही जो ऑब्जेक्ट है वो हमको हल्का महसूस हो रहा था। So from these examples we conclude that objects appear to be less heavy when submerged in water than they are in air। तो इन एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आया कि जब तक ऑब्जेक्ट्स पानी के अंदर रहते हैं, सबमर्ज्ड रहते हैं, तब तक वो हमको हल्के लगते हैं, और जैसे ही हवा में आते हैं तो वो हमको भारी लगते हैं। The tendency of a liquid to exert an upward force on an object placed in it is called buoyancy। यानी किसी भी लिक्विड की टेंडेंसी जिसकी वजह से वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, इसको हम buoyancy कहते हैं। Even the gases exhibit the property of buoyancy। गैसेस भी एक buoyancy की जो प्रॉपर्टी है वो शो करती हैं, but it is less than as shown by the liquids। Next topic is buoyant force। When an object is immersed in a liquid, it experiences an upward force। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर इमर्स कर देते हैं, किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्स कर देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है, ऊपर की तरफ। दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बॉयंट फोर्स। इस अपवर्ड फोर्स को ही हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। इसका मतलब ये जो बॉयंट फोर्स है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम है अपथ्रस्ट। इट इज द बॉयंट फोर्स विच मेक्स द हैवी ऑब्जेक्ट्स सीम लाइटर इन द वाटर। तो बायंट फोर्स ही वो कारण है जिसकी वजह से हमको जो हैवी ऑब्जेक्ट हैं वो हल्के महसूस होते हैं जब वो वाटर के अंदर रहते हैं, इमर्स्ड रहते हैं वाटर के अंदर। इट इज बिकॉज ऑफ द बायंट फोर्स दैट वी आर एबल टू स्विम इन द वाटर। बायंट फोर्स की वजह से ही हम लोग पानी में तैर सकते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द बायंट फोर्स दैट हैवी शिप्स कैन फ्लोट इन द वाटर। बायंट फोर्स की वजह से ही जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो पानी में तैर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ बायंट फोर्स? ये बायंट फोर्स यानी कि जो अपवर्ड फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट पर, ये क्यों लगती है जब वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर इमर्स्ड रहता है? नाउ यू कैन सी दिस इज एन ऑब्जेक्ट, दिस rectangular shape object we have. Now on this object the water is applying force from all the directions। ये पानी है, इस पानी के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट इमर्स कर दिया, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वाटर है वो हर डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा। तो ये जो भी आप सरफेस है इस ऑब्जेक्ट का, उसके ऊपर आप देखेंगे एरोज से मैंने फोर्स शो की हुई है। Now these are two sides, this is the top of the object, this is the bottom of the object। Now these forces that are acting on the sideways of this object are equal and opposite। ये जो साइड पर लगने वाली फोर्सेस हैं ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। यहाँ एरोज से जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिखाया गया है आपको। जैसे जैसे हम वाटर में गहराई में जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, और अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो फोर्स भी इंक्रीज होती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का टॉप है ये कम डेप्थ में है वाटर में, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कम है, लेकिन जो बॉटम वाला हिस्सा है वो ज़्यादा डेप्थ में है, तो इसके ऊपर ज़्यादा बड़ी फोर्स लगेगी इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। देखिए जितनी भी ये फोर्सेस आप देख रहे हैं ये सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही हैं, आप देखेंगे। तो जैसे जैसे हम पानी में गहराई में जाते हैं तो जो फोर्स है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि डेप्थ के साथ प्रेशर भी इंक्रीज होता है। आप पानी में अगर गहराई में जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो फोर्स है वो भी इंक्रीज होगी। तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही है और परपेंडिकुलर
सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी किधर लग रही है, ऊपर। और जो टॉप वाला पार्ट है उस क्योंकि वो कम डेप्थ में है तो उसके ऊपर कम फोर्स लग रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ यू कैन सी the upward force is greater than the downward force, so net force is acting in the upward direction। ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ये ज़्यादा है क्योंकि ये वाला हिस्सा ज़्यादा गहराई में है, और जो ऊपर वाले हिस्से में फोर्स लग रही है वो कम है क्योंकि ये कम गहराई में। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है तो नेट फोर्स किधर लगेगी, ऊपर। और ये दोनों जो साइड्स के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है पानी में इमर्स्ड है इसके ऊपर एक नेट फोर्स लग रही है इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और सरफेस पर आ जाएगा। नाउ दिस इज द कॉज ऑफ बाइंड फोर्स। आप यहां पर देखिए जो एरोज की लेंथ है, जैसे जैसे हम लोग डीप जा रहे हैं वाटर में वैसे वैसे एरोज की लेंथ इंक्रीज हो रही है। ये एरो की लेंथ छोटी है, फिर थोड़ा और लेंथ इंक्रीज हो गई और ज़्यादा इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते जा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन किसी एक लेवल के ऊपर जो दो फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होंगी। जैसे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और ये फोर्स इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में। नाउ दीज टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो ना तो ये लेफ्ट जाएगा ना तो ये राइट जाएगा। इसी तरीके से दिस फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू दिस फोर्स। कहने का मतलब है जो साइडवेज फोर्सेस लग रही हैं ये इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इस वजह से ना तो ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। बट अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है ये ऊपर की तरफ मूव करता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंड फोर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बाइंड फोर्स को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड, यानी जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे बाइंड फोर्स भी बढ़ती जाएगी। सो बाइंड फोर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन द लिक्विड, एंड द बाइंड फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। बाइंड फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल से बना हुआ है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम कितना है। सपोज यू हैव टू स्फीयर्स, मान लीजिए आपके पास दो स्फीयर्स हैं, दोनों स्फीयर्स का वॉल्यूम सेम है बट वेट अलग अलग है। सो बोथ दीज स्फीयर्स हैव सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट वेट्स। अब अगर आप इन स्फीयर्स को लिक्विड में इमर्स करते हैं तो दोनों ही स्फीयर्स के ऊपर जो बाइंड फोर्स लगेगी वो इक्वल होगी बिकॉज देयर वॉल्यूम्स आर सेम। हालांकि दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं और दोनों के वेट जो हैं वो भी अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है तो जो अपवर्ड फोर्स है, जो बाइंड फोर्स है, वो दोनों के ऊपर सेम लगने वाली है। सेकेंड फैक्टर इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेटर इज द बाइंड फोर्स। एज यू नो, सी वाटर हैज ग्रेटर डेंसिटी एज कंपेयर टू द फ्रेश वाटर। जो सी वाटर होता है क्योंकि उसमें सॉल्ट होता है तो सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है बजाय कि फ्रेश वाटर के, यानी रिवर वाटर जो आपका होता है उसमें तो सॉल्ट्स उतने नहीं होते जितने सी वाटर में होते हैं। सो इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू स्विम इन सी वाटर एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। तो इसका मतलब जो सी वाटर है उसमें स्विमिंग करना आसान है बजाय कि फ्रेश वाटर के, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ fresh water. Now these are some assignment questions for you, so solve these questions. Thank you.